लैब का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका नेम है इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ लो प्रेशर गैस। तो इसमें जो लो प्रेशर गैस हम लेंगे, गैस को लेंगे और लो प्रेशर में लेंगे, वो हाइड्रोजन होगी। और यहाँ पे जो मैम ने लिखवाया था वो यही लिखवाया था कि हमने विजिबल स्पेक्ट्रम में स्टडी करना है, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आती हैं उनको स्टडी करना है। तो ये याद रखना है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो बाल्मर सीरीज़ सिर्फ मिलती हैं उसमें। जो बाकी सीरीज़ हैं जिनमें लेमन सीरीज़ आती हैं, पेशेंट सीरीज़ आती हैं, फंड सीरीज़ आती हैं, और भी सीरीज़ हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि कौन सी होंगी। तो ये 5 टाइप ऑफ सीरीज़ हैं जो हमें हाइड्रोजन से मिलती हैं, जो कि डिस्कवर की गई थी। तो लेमन सीरीज़ हैं, बाल्मर सीरीज़, पेशेंट सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़। तो उनको याद रखने के लिए इनकी LBP तो इससे याद किया जा सकता है। तो ये लेमन सीरीज़ हमें तब मिलती हैं जब किसी भी हायर ऑर्बिट से 1 से हायर ऑर्बिट, वो कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई भी इस तरह से इन हायर ऑर्बिट से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वो लेमन सीरीज़ उनको हम नेम करते हैं। सेकंड से 1 में, थर्ड से 1 में, 4 से 1 में, मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है उन सब की वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाइंस मिलती हैं, ठीक है, ये फिर एनर्जेटिक होती हैं ज़्यादा। तो ये वाली ट्रांजिशन हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है और लेमन सीरीज़ उनको कहा जाता है। फिर बाल्मर सीरीज़ आती हैं जिनमें 2 से हायर, लोअर नहीं करेंगे क्योंकि लोअर से अगर 1 से अगर फर्स्ट ऑर्बिट ही इससे लोअर है ना, तो अगर 2 में आएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो फिर हमें स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, हमने इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है। तो इसलिए 2 से हायर ऑर्बिट्स जो कि 3, 4, 5, 6 आते हैं, तो इन हायर ऑर्बिट से अगर फाइनल डेस्टिनेशन सेकंड ऑर्बिट है तो इसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। और इस ट्रांजिशन के नतीजे में जो मतलब सीरीज़ आती हैं, लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, उन सब को हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। और ये विजिबल रीजन में लाई करती है, ये वाली सिर्फ विजिबल रीजन में लाई करती है, ये अल्ट्रावायलेट में ये सिर्फ विजिबल रीजन में। दैन पेशेंट सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़, इनमें भी सिमिलर है कि 3 से हायर जो ऑर्बिट है, 4, 5, 6, अगर उनकी ट्रांजिशन 3 तक जा रही है, फाइनल डेस्टिनेशन उनकी अगर थर्ड ऑर्बिट है तो वो फंड्स पेशेंट सीरीज़ देते हैं। इसी तरह फाइनल डेस्टिनेशन अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो ब्रैकेट सीरीज़, और फंड सीरीज़ व्हेन फाइनल डेस्टिनेशन इज़ 5, और हायर ऑर्बिट से अगर वो इन में आ रहे हैं तो ये तीनों जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। क्योंकि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनमें जाना, ठीक है, उनमें जाने के लिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है मतलब फिर जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में जाके ट्रांजिशन करेंगे ना, उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू जो आउटर मोस्ट में। सबसे पहले 1887 में लेमन और बाल्मर सीरीज़ को डिस्कवर किया गया था कि ये इमिट होती हैं जब भी हाइड्रोजन गैस से लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस से जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफ प्रोवाइड किया जाए, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए, तो ये लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन जो ये हमें बताए कि ये लाइट्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल से आई थी 1913 में, जो प्रोवाइड किया गया था। फार्मूलाज तो इन्होंने डिराइव किए थे जो कि इनके पर्टिकुलर केसेस के लिए ठीक थे, मतलब इन्होंने स्टडी किया, फिर इन्होंने मिल के रिडबर्ग ने आई थिंक इन सब को समराइज़ करके एक फार्मूला दे दिया था जो इस तरह का कुछ था, 1/λ=RH 1/n1² - 1/n2²। लेकिन रीज़न नहीं थी, थ्योरेटिकल कोई रीज़न नहीं थी कि क्यों ये इमिट होती हैं। तो फिर बोहर मॉडल के थ्रू हमें ट्रांजिशन के कंसेप्ट के बारे में पता चला, ऑर्बिट्स के कंसेप्ट के बारे में पता चला कि देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और जब इन ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन होती है, जब इनकी एक्साइटेशन होती है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और डी एक्साइटेशन में वो लाइट को इमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करते हैं। तो अगर वो बाल्मर सीरीज़ में है तो वो विजिबल भी होंगी, तो हमें वो स्पार्क्स जो है वो लाइट हमें नज़र भी आएगी। तो इस तरह से वो एक्सप्लेनेशन दी गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब में लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ठीक है, लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है। और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। और हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो जब हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है तो इसका ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, जिनमें
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो यहाँ पे फिर ये इनफ एनर्जी इस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है गेन करते हैं और वो हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं पहले, और फिर डी एक्साइटेशन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करते हैं, और वो इमिटेड जो वेव्स हैं वो आगे से हम यहाँ से जो माइक्रोस्कोप है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें यहाँ पे ये जो इमिट हो रही है लाइट सारी की सारी एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास हो रही है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसमें बहुत सारी यहाँ पे स्लिट्स बनी हुई हैं, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होने के बाद ये क्योंकि इंटरफेयर हो जाती है ना, वेव्स की नेचर है कि वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो जहाँ पे ये आएंगे तो ये सारी की सारी सेपरेट हो जाएंगी, हर डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ, तो सारी की सारी सेपरेट होकर यहाँ पे आई पीस हमारा लगा होगा, जिससे हम ये स्पेक्ट्रम देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेट्स से येलो लाइट आ रही है, यहाँ पे रेड आ रही है, ब्लू आ रही है, तो मतलब डिपेंड्स कि कौन सी ये इमिट करता है हाइड्रोजन एटम, तो वो लाइंस हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो कुछ पर्टिकुलर लाइंस ही मिलेंगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ पर्टिकुलर लाइंस को ही इमिट करता है। तो विजिबल क्योंकि हम देख रहे हैं ना, तो विजिबल जो हमें होंगी वो बाल्मर सीरीज़ ही होंगी, तो बाल्मर सीरीज़ की सारी लाइंस हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी फ्रॉम आई पीस। तो इस तरह का इसका सेटअप है। यहाँ से इनफ पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस ली जाती है, पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक होते हैं, एटम्स बन जाते हैं, और एटम्स जो हैं फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन पे लाइट को इमिट करते हैं। और यहाँ से हमने इस पूरे सेटअप को हम एक माइक्रोस्कोप कहें या पता नहीं क्या उस डिवाइस को कह सकते हैं, उससे देख रहे होते हैं, और ऑब्जर्वेशन के दौरान ये सारी हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो पास होती है, जिसके बाद ये सेपरेट हो जाती है, और इसमें स्केलिंग भी लगी होती है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि इनकी लैम्डा क्या है। तो यहाँ से हमने एक ही जो भी विजिबल हैं, ठीक है, विजिबल हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्केलिंग पे हमें पता चल रहा होगा कि इस लाइन की लैम्डा क्या है, इस लाइन की क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, ये सारी लैम्डास हम नोट कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम जो बाल्मर सीरीज़ क्योंकि ये बाल्मर सीरीज़ होनी चाहिए, तो N1 जो है वो क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। तो मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो 2 होगी, और कोई भी N1 NF कोई भी हो सकता है, इनिशियल जिससे वो कर रहे हैं तो वो कोई भी हो सकती हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1 आवर लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट विच 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर N1 स्क्वेयर माइनस 1 आवर N2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे N2 स्क्वेयर, तो यहाँ पे लैम्डा हमने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कर लिया, N1 हमें पता है कि वो 2 है, तो N2 हम निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। N2 कोई भी इंटीजर नंबर ही होगा, क्योंकि ऑर्बिट या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो ये इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है, या फिर हम देख सकते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ N2 पे हमारे पास लैम्डास की वैल्यूज़ आएंगी, हम देखेंगे कि किस हद तक ये इससे मैच कर रही हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन है लैम्डा उससे, और वो जो हम इसमें आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ N2 अगर पुट करें, N1 तो फिक्स्ड है ना, बाल्मर सीरीज़ या विजिबल रीजन की जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर जो कि 1/4 होता है माइनस 1 आवर N2 स्क्वेयर, और ये तो हमें पता ही है। तो N2 की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके 3 पुट करके 4 पुट करके 5 पुट करके हम डिफरेंट वेवलेंथ्स निकाल सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है क्या ये वही हैं, उन्हीं में से ही होनी चाहिए। तो देखेंगे कि वो वैसी हैं, कितना एग्री करता है, मतलब डिफरेंट वे से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसके आप फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं, ये इसकी, तो इसमें एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो इमिशन क्यों होती है, एक तो एक्साइटेशन हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं, और स्टेबिलिटी होती है लोअर एनर्जी स्टेट। तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ देर के लिए वहाँ पे रहते हैं, और फिर वो झट से वापस आ जाते हैं, ठीक है, झट से वापस आके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट को करते हैं, जो कि मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। हम जानते हैं कि एटम्स या फिर हर चीज़ जो है नेचुरल सिस्टम वो लो एनर्जी स्टेट को, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट को अटेन करने की कोशिश करता है। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इसी वजह से ही, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट में होते हैं, तो जल्दी से वापस आ जाते हैं, वो लोअर एनर्जी स्टेट जो कि अवेलेबल होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इस वजह से वो जब लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो एनर्जी को इमिट करते हैं। ठीक है, अभी ये बाल्मर सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें ये है कि एच अल्फ़ा लाइन जो है उस लाइन को कहते हैं जो अब फाइनल डेस्टिनेशन इज़ 2, तो जो करीब तरीन ऑर्बिट है ना उससे अगर हो ट्रांजिशन टू सेकेंड ऑर्बिट तो इसको हम एच अल्फ़ा लाइन कहते हैं। तो ये वी बार जो है ना ये 1 आवर लैम्डा को शो करता है, ठीक है, इसे वेव नंबर कहते होते हैं। तो अगर वेव नंबर ये इसके 1 आवर लैम्डा, तो लैम्डा निकालने के लिए इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये हमें नैनोमीटर्स में या जिस भी रेंज में हम चाहते हैं हम निकाल सकते हैं इसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो ये
करीब 3 जो ऑर्बिट है उसकी ट्रांजिशन हुआ है N1 यहाँ तक हुई है, ठीक है, तो इसको H अल्फ़ा लाइन कहते हैं। फिर सेकंड लाइन इज़ H बीटा लाइन, जो कि इससे हायर मतलब 4 ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो इसको H बीटा लाइन कहेंगे। H गैमा लाइन इज़ अगर 5 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं। अब इसमें लिमिटिंग लाइन के बारे में एक वर्ड यूज़ होता है, लिमिटिंग लाइन। इससे मुराद ये है कि मैक्सिमम जो ऑर्बिट है वो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो हम देखना चाहते होते हैं कि जो वेव नंबर्स हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि लोएस्ट वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, वेव नंबर्स की टर्म में अगर हम बात करें। मिनिमम जो वेव नंबर है, मिनिमम वेव नंबर जो है प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती है उन लाइंस की जो हमें बाल्मर सीरीज़ के में मिलेंगी। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी के लिए वो इस जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होगा ना, क्योंकि वो करीब 3 है तो छोटा सा जंप मारना पड़ेगा, मतलब छोटी सी एनर्जी होगी वो, ठीक है। तो छोटी एनर्जी मीन कम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो मिनिमम यही ट्रांजिशन हो सकती है ना इनकी एक दूसरे की, जो करीब 3 ऑर्बिट है उससे N2 तक। तो और मिनिमम फ्रिक्वेंसी है तो मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो ये होगी H अल्फ़ा लाइन, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो इस लिमिटिंग लाइन को हम कहते हैं, जिनमें इनफाइनाइट ऑर्बिट से कोई जंप करे 2 ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं वेव नंबर की फॉर्म में कि वो 27.421 मल्टीप्लाई 10⁵ है। तो इसको ये 1/λ है ना, तो अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये जानते हैं लैम्डा C=F लैम्डा होता है। तो लैम्डा अगर उधर ले जाएं और C/λ=F, तो ये लैम्डा है ना 1/λ की वैल्यू, तो उससे अगर C मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी इस वेव इसकी करस्पॉन्डिंग। तो ये हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो लिमिटिंग लाइन इज़ कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होगी उस लाइट की जो कि इमिट होगी इन बाल्मर सीरीज़, ठीक है, इसको लिमिटिंग लाइन कहते हैं। और जो लोअर बाउंड है वो क्या है, ये वाली जो करीब तरीन की ट्रांजिशन है और ये दूर तरीन की ट्रांजिशन। और इसका फार्मूला ऐसा ही है जैसे मैंने पहले भी बताया था, 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² - 1/n2²। और पर मीटर की यूनिट्स में, क्योंकि 1/λ है ना इसलिए पर मीटर। और n1 क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन, इसे nf कह सकते हैं। और n2 इज़ इनिशियल डेस्टिनेशन, कि मतलब इनिशियल पॉइंट जिससे इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांजिशन होकर nf तक आया है। तो अगर इमिशन लाइन है तो हमेशा n1 जो है लेसर होगा देन n2, क्योंकि हायर ऑर्बिट से ही जब लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो लाइट इमिट होती है, तो इमिशन स्पेक्ट्रो मिलता है। तो दिस इज़, और फार्मूला जो जहन में रखना, और ये वैल्यू है 1.096 × 10⁻⁷, ठीक है, +7। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है कि बाल्मर फार्मूला लिखें। बाल्मर फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली बाल्मर के लिए N142 होता है ना, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स 1/4 - 1/n2²। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। वैसे ज़्यादातर बाल्मर फार्मूला होता है, लेकिन ये भी सही बात है, n2² - 4 1/λ, और लैम्डा ये उधर चला गया और ये सारे उधर, तो लैम्डा = ये ऊपर आ गया 4n2² / n2² - 4 और मल्टीप्लाई 1/RH, ठीक है। ये बाल्मर फार्मूला हो गया, ये भी बाल्मर फार्मूला ही है। सिंप्लीफाई मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है इन केस अगर इस तरह का कुछ आया तो। फिर यही वो स्टेटमेंट कि लो प्रेशर गैस कौन सी होती है। लो प्रेशर गैस वो गैस होती है जिसकी मोलर डेंसिटी कम होती है, ठीक है। मोलर डेंसिटी हम ये फार्मूला जानते हैं ना, PV = nRT, ठीक है। तो T को कांस्टेंट ले लें और T को कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। R इस मोलर गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, ये n नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो R और T इज़ कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ टाइम्स n इज़ नंबर ऑफ मोल। तो P = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n/v। n/v को हम कहते हैं मोलर डेंसिटी, ठीक है। मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज़ मोलर डेंसिटी। तो कांस्टेंट प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलर डेंसिटी से मैं ऐसे कह देती हूँ। तो अगर लो प्रेशर करना है ना,
ठीक है, गैस का, तो मीन्स उसकी मोलर डेंसिटी कम करेंगे। मोलर डेंसिटी कम करना मतलब V ज़्यादा होगा तो ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि रो एन इज़ एन बाई वी, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है और एन कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसे हम कहते हैं कम नंबर ऑफ मोल्स होना इन अ गिवन वॉल्यूम, तो लेस मोलर डेंसिटी होना, ठीक है। लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं इन अ गिवन वॉल्यूम, ये है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है उनका जो उन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है मॉलिक्यूल्स ने, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उनके बहुत कम है, या नंबर ऑफ एटम्स उनके बहुत कम है। नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम को ही प्रोपोर्शनली शो कर रहे होते हैं। कम नंबर ऑफ एटम का होना इन अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस इज़ वेरी लो, तो ये लो प्रेशर गैस इसको हम कहते हैं। तो और लो प्रेशर गैस ज़्यादातर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। लो प्रेशर गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस।